स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और मेरे साथ है मेरी दो सहयोगी कविता थपलियाल और पूजा त्रिपाठी। और हम तीनों अगले आधे घंटे आपके निवेश से जुड़े, आपके स्टॉक से जुड़े तमाम उलझनों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। तो बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमारे और आपके मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि आपको शेयर बाजार से जोड़ने की हमारी एक मुहिम है, हमारा एक मिशन है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाती हैं, हम देते हैं और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाती हैं। चलिए आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तनिषा एकेडमी के नीतलेश पावस्कर और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन हैं। तो पहले कॉलर को जोड़ते हैं। ललित जोशी हमारे साथ उत्तराखंड से हैं इस वक्त, देवभूमि से। ललित जोशी कहां से बात कर रहे हैं? ललित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सर हल्द्वानी से बात कर रहा हूँ जी। मौसम कैसा है वहां पे फिलहाल? सर ऐसी गर्मी है यहाँ पे भी, इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त पूरे देश में हम देख रहे हैं और खबरें जम्मू और पहाड़ों से भी जो आ रही हैं, वहां भी दिन के वक्त काफी गर्मी की बात सामने आ रही है। चलिए ललित जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास ना इसके एमटेक के शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, एमटीआर टेक। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2650 में मैंने बाय करा था 100 शेयर। फिर धीरे धीरे एक एक दो शेयर करके मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि काफी नीचे आ गया था पीछे 1800 रुपए के आसपास। तो मुझे इसका ही पूछना था कि इसको कब तक रखना है, क्या करना है इसके ऊपर, क्योंकि अमाउंट ब्लॉक हो गया, काफी अच्छी अमाउंट है जो ब्लॉक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खासा आपको यहाँ पे नुकसान यहाँ पर होता हुआ। हाँ जी। चलिए सौरभ सर, एमटार टेक 2650 की इनकी बाइंग है, बताइए आगे क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, डिफेंस स्पेस से ये कंपनी है। कंपनी के जो दिसंबर तिमाही के नतीजे थे वो थोड़े से हल्के आए थे। मार्च तिमाही के मैं समझता हूँ अभी नतीजे नहीं आए हैं। ऐसे डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा लगता है, और खासकर अभी जैसा इलेक्शन का आउटकम सभी मान के चल रहे हैं, तो इस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस रहने की बात है। वैल्यूएशन स्टॉक के करेक्शन के बाद काफी हद तक अरेस्ट हुई है। स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा दिखता है, लेकिन जो पोटेंशियल है जो सेक्टर का, उसके मद्देनजर देखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको भी इसे होल्ड करना चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे आने दीजिए, इलेक्शन के नतीजे आने दीजिए, कुछ समय वेट करिए एंड फिर विचार दोबारा कर सकते। ओके ठीक है। तो ये है सलाई स्टॉक पर। उत्तराखंड से भानु रावत जी का सवाल हमें आया है। वो इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भानु जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर हैं, 172 शेयर हैं उसके। 172 शेयर है 1115 पे। किस कंपनी का नाम बताया आपने? जी हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स हैं आपके पास, और लेवल एक बार वापस से बता दीजिए किस भाव पर लिया आपने? 1115 पे मेरी एवरेजिंग है उसकी, और लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, 5, 10, 15 साल तक मैं रख सकता हूँ। तो इस पे मूव कब आएगा? लास्ट 3 ईयर से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। मैं 5, 10, 15 कोई खास वजह ये कंपनी आपको पसंद है? आपने पढ़ा है इस कंपनी के बारे में? ये आईटी की सेक्टर की अच्छी है, वो ड्रोन वाली कंपनी है, तो इसलिए मैंने रखा है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल आप दे चुके हैं, एवरेज प्राइस के भी नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट की एक बार आप व्यू ले लेते हैं। सौरभ जी, हैप्पीएस्ट माइंड क्या सही निवेश है इनके लिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, 5, 10, 15 साल होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो रणनीति सही है या फिर कुछ बदलाव करें? देखिए, इन्होंने जो अपना समय सीमा बताया है वो काफी अच्छा बताया है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 से 5 साल का होराइजन रखना चाहिए। और जहां तक आईटी सेक्टर की बात है, मैं समझता हूँ अभी के लिए ये कॉन्ट्रेरियन बेट है। जितनी भी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने गाइडेंस जो दी है वो थोड़ा वीकर साइड पे दी है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि अभी एआई पे जो उनकी काम चल रहे हैं और जिस तरह से वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं,
तो उसमें कुछ अभी समय लगेगा, क्योंकि बाहर से भी कुछ बहुत ज्यादा ऑर्डर आ नहीं रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यूएस से ऑर्डर फ्लो बीएफएसआई सेक्टर से थोड़ा कम है। हैप्पीएस्ट माइंड एक छोटी आईटी कंपनी है, लेकिन एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। अगर नतीजे भी देखे जाए तो पिछले साल के मुताबिक कंपनी ने थोड़ा सा 4-5% का ग्रोथ ही दिखाया है रेवेन्यू और बॉटम लाइन में। एंड मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। साथ ही इनका इतना बड़े समय सीमा है होल्ड रखने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें रख लेना चाहिए। नीचे की डाउनसाइड प्रोटेक्टेड दिखती है, और जब साइकिल चलेगा 6-8 महीने बाद, तब मैं समझता हूँ कि फिर इनको दिखेगा कि आईटी सेक्टर परफॉर्म करेगा और हैप्पीएस्ट माइंड भी परफॉर्म करेगा। तो इतने इतने समय के लिए अगर होराइजन है, तो मेरी सलाह से बिल्कुल होल्ड रखें। बढ़ते हैं और पुणे से नीलेश मेरे साथ फोन लाइन पर है। नीलेश जी नमस्कार। जी बताइए, आपने कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मेरे पास सुज़लोन के शेयर है। ओके, क्या प्राइस पे? क्या बोले मैम? किस प्राइस पर? 40 के प्राइस पे। 40 के 42? नहीं 42 में। 42 है ना, ठीक है। और उसके अलावा? और टाटा टेक्नोलॉजी में। वो किस रेट पे लिया है आपने? वो तो आईपीओ मैम 500 के भाव पे था। अच्छा, तो अभी इन दोनों में ही आपका नजरिया क्या होगा? मैम टाटा टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म का है, और सुज़लोन में शॉर्ट टर्म का है मैम। सुज़लोन में शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको शॉर्ट टर्म का हम बताते हैं, जिसके लिए मैं नितिलेश के पास जाऊंगी। लॉन्ग टर्म का हम सौरभ से एक बार समझ लेंगे। नितिलेश, सुज़लोन 42 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखो सुज़लोन में अगर हम लोग देखेंगे तो 38 से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जब मैं शो कर रहा था 38-40 ये लेवल अगर ये क्रॉस कर देते तो यहाँ से ऑलमोस्ट 50 रुपीज तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये 44 एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। 44 के नीचे चला जाएगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर ये स्टॉक 36-38 ये लेवल्स भी क्या हो सकता है दिखा सकता है। तो अभी के लिए जो आप मुनाफा देख रहे हो उसको मुनाफे को लॉक करके आपको एक 44 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। 44 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। टाटा टेक लंबा इनको होल्ड करना, आईपीओ पर लिया हुआ था। और बताइए निवेश के लिहाज से लॉन्ग टर्म होल्ड 1 साल का नजरिया ठीक होगा सौरभ? तो अगर लंबा नजरिया है तो कंपनी का जिस तरह से प्रेजेंस है बीएमडब्ल्यू में, एरोस्पेस में और जो वर्टिकल्स हैं, तो वहां समझता हूँ कि वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक ने जो मार्च क्वार्टर के नतीजे थे वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, शायद डी ग्रोथ देखने को मिला था हमें 5% का। ओवरऑल आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी सी मंदी चल रही है, जो समझता हूँ मैं 6 से 9 महीने और रह सकती है। इनके आईपीओ के शेयर हैं और लंबा इनका हराइजन है, तो मैं समझता हूँ अभी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट बैठे, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी काफी अच्छी है, इन्हें बने रहना चाहिए। तो ये है नज़रिया आपके इन स्टॉक्स पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से। संजय हमारे साथ इस वक्त दार्जिलिंग से जुड़ चुके हैं। संजय गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास HCL का 1300 शेयर है सर। मैं 20 रुपया 9 पैसा के हिसाब से परचेस किया था सर, उसका फ्यूचर जाना जाता सर। ठीक है, ये कब लिया था आपने? सर ये मैंने लिया था अगस्त में लिया था सर ये। अच्छा, HCL इन्फो सिस्टम लिया है क्या आपने? हाँ सॉरी अगस्त बोला, पिछले महीने लिया था, पिछले महीने अप्रैल में लिया था सर। ठीक है, पता नहीं ये डेटाबेस में है या नहीं। HCL बहुत ही छोटा स्टॉक है यहाँ पर। HCL इन्फो सिस्टम आप देखिए, इन्होंने 20 रुपए पे लिया था, फिलहाल 17 रुपए 70 पैसे पे चल रहा है। नितिलेश जरा बताएं, HCL इन्फो सिस्टम आप ट्रैक करते हैं क्या? देखिए स्टॉक को काफी सालों के बाद इस चार्ट को मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 6 से 8 साल बाद। ये पहला मैं काफी इसको ट्रैक करता था, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट को, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो 19 से लेके 20 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में और पैनिक देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो 16 रुपए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 16 के नीचे जाएगा तो आप अपनी पोजीशंस को हल्की करें। लेकिन ये स्टॉक अगर ये 20 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो एक 24 से लेके 24 रुपए 50 पैसे यहाँ तक ही आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। 20 रुपए के ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और 24 रुपए 50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सलाह HCL इन्फो पर। राजकोट से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश। जगदीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना।
मेरा 1500 शेयर है डेल्टा कोर्स से, 126 रुपये का भाव गया। ठीक तो है, क्या कितना करना है? समय दे एग्जिट सकते हैं आप? समय तो बस निकल जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इसमें डिप में निकल जाए कि संभाल सकते हैं 2 महीने। ठीक है, अपने लेवल्स का वेट कर रहे हैं। नितिलेश जी, डेल्टा कॉर्प पर क्या सुझाव देंगे? शॉर्ट टर्म नजरिया ही है, इनका प्राइस आ जाए या थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए तो निकलने के लिए रेडी हैं। कब तक वो लेवल, कब तक थोड़ी तेजी आएगी और इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे? डेल्टा कॉर्प में जो पैटर्न है वो काफी डिस्टर्बिंग पैटर्न है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मोमेंटम मार्केट में आता है तो यहाँ से एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो 120 122 इस रेंज के ऊपर बाइंग करके चले और यहाँ से एक मोमेंटम फिर 140 से लेके 145 ये लेवल तक देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस को आपको देखना पड़ेगा 112 से लेके 113 इस रेंज के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। अगर फ्रेश एंट्री फिर से ब्रेकडाउन के बाद लेना होगा तो एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो लेवल होगा 88 से लेके 90 इस रेंज में मिलता है तो वहां पे कॉन्ट्रा प्लान किया जा सकता है। तो एक तो 120 122 के ऊपर मोमेंटम दिखाता है तो 145 से लेके 150 ये टारगेट होंगे, 112 से लेके 110 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 88 से लेके 90 यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको हालांकि ज़रूर लगाकर चलना होगा। दिल्ली से जयप्रकाश जी फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए सर, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मैम गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये IOCL का हमने 180 रुपये पे लिया है, 150 शेयर हैं, तो अभी थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है तो क्या करना चाहिए आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। ये बताइए, आपने कितने नजरिए के लिए, कितने समय के लिए इसको खरीद रखा है? जी करीब 1 साल के लिए। करीब 1 साल के लिए लिया हुआ है आपने। चलिए, आपकी बाइंग प्राइस है तो फिलहाल नीचे चल ही रहा है। सौरभ बताइए, 180 है इनकी बाइंग प्राइस IOC में। देखिए, नतीजे कुछ कमजोर आए थे और अभी पीछे क्या हुआ कि इलेक्शन के चलते हुए गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम पे भी कुछ थोड़ा सा रोक लगाया, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा फर्क पड़ा है। नॉर्मली गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ा सा रहता है पॉलिटिक्स के जरिए इलेक्शन के मद्देनजर, तो मैं समझता हूँ थोड़ा समय लगेगा। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी अच्छी दिखती है, फिलहाल होल्ड रखें। चलिए, तो फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। और चलिए, कुछ सवाल अब यूट्यूब से ले लेते हैं। यूट्यूब पर मामराज सैन साहब का सवाल है, हैदराबाद से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि आप अपने बेसिक से बेसिक सवाल भी यहाँ पूछ सकते हैं। तो मामराज सैन साहब का सवाल, सौरभ जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊँगा। ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा शेयर बताया जाए जो कि आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता हो, जो आपके रडार पे हो और जो मिडिल क्लास की रेंज में आए। यानी वो चाहते हैं कि एक ऐसा किफ़ायती शेयर आप उन्हें सजेस्ट कीजिए जो क्वालिटी स्टॉक भी हो और आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता हो। बताइए, इनकी शंका का समाधान आप कैसे करेंगे? देखिए, मल्टी बैगर्स, देखिए हम सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, और मल्टी बैगर स्टॉक तब बनता है जब हम उनकी कंपनीज के अर्निंग्स फॉलो करते हैं, ग्रोथ प्लान्स को देखते रहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं और हम देखते रहते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं, होल्ड करते रहते हैं लंबे समय के लिए और देखते हैं वो मल्टी बैगर में कन्वर्ट होता है। तो इस समय पे मुझे लगता है, जिस तरह से आपने बात करी है, तो जाहिर तौर पे आपने लंबे समय की बात करी है। एनर्जी सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है, यूटिलिटीज काफी अच्छी लगती हैं। गवर्नमेंट का फोकस है लास्ट माइल, एक तरह से कनेक्टिविटी बिजली को पहुंचाने की, जिसकी वजह से हम देखते हैं इस सेक्टर में भी काफी ग्रोथ आ रहा है। इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई मुझे जो रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ शेयर अच्छे लगते हैं, जैसे कि NHPC, SJVN। मैं समझता हूं कि अगर आप इन्हें एक्यूमुलेट करेंगे तो काफी बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के काफी एक्सपेंशन हो रहे हैं। कुछ जो पहले के एक्सपेंशन है वो उसमें प्रोडक्शन में भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स बढ़ते हुए देखेंगे। और काफी सारे ऑर्डर भी विन किए हैं इन कंपनियों ने, जो आगे का ग्रोथ पोटेंशियल सामने दिखलाते हैं। तो मैं समझता हूँ यूटिलिटी सेक्टर पे आप बेट कर सकते हैं, कंपनी जैसे NHPC और SJVN। ठीक है, तो यूटिलिटी सेक्टर पर नज़र रखिए, पावर स्टॉक्स पर नज़र रखिए, ये है सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं और ये यूट्यूब पर हमें सौरभ शर्मा जी का आया है
और इनका सवाल है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल पर। ये स्टॉक इन्होंने 1220 पर लिया हुआ है अगले 5 साल के लिए। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है और इनकी खरीद थोड़ी ऊपरी स्तरों पर लग रही है, क्योंकि 1234 के पास तो ये इस वक्त कारोबार ही कर रहा है। सौरभ जी, इस पर भी सलाह दीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया है 5 साल के लिए, सही स्टॉक सिलेक्शन है इनका? बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखें, शायद पिछले 6 महीने में ही स्टॉक डबल हुआ है। पोटेंशियल काफी अच्छा है, कंपनी काफी ज्यादा ऑर्डर विन कर रही है। रिसेंटली भी इन्हें आबू धाबी में शायद एक अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर भी पाइपलाइन काफी अच्छी है, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और जो कंपनी की रूपरेखा है वो काफी चेंज हो गई है। ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। मैं समझता हूँ इन्हें थोड़ा सा व्यू अपना लंबा रखना पड़ेगा और यहाँ पर अच्छा पैसा बच सकता है। बिल्कुल होल्ड। मानव मेहरा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैम, आपका नाम बताएंगे? मानव जी फोन करते, मैं बोलता हूँ। अच्छा, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? बेटा है आगे मैम। पराग मिल की 260 पे खरीदे, वो काफी नीचे आ गए। हम एवरेज करके ओके जी 222 का प्राइस है। हाँ, 220 है आपका एवरेज प्राइस। क्वांटिटी 355। मैम, ये बताइएगा कितने समय से होल्ड कर रहे हैं और कब तक आपको रुकना है? 6 मंथ हम रुक सकता हूँ। कितना? 6 महीना जी। ओके, चलिए, काफ़ी घाटा तो आपको हो रहा है और आपकी बाइंग प्राइस से भी बहुत नीचे आ चुका है ये स्टॉक। नितिलेश, 6 महीने क्या और होल्ड करना चाहिए या उससे पहले निकल जाएं? देखिए, स्टॉक में एक 190 के आसपास एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था और साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी एरिया है। जो स्टॉक का सपोर्ट एरिया 165 से लेके 170, जहाँ पे अभी ये स्टॉक खड़ा है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये जो 30 पॉइंट का दायरा है, अगर ये स्टॉक फिर से 190 200 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो ही आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक बार के लिए आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा 160 का, और 200 जैसे ही चला जाएगा तब आपको रिव्यू करना पड़ेगा क्वांटिटी। अगर वहां पे प्राइस स्ट्रक्चर अगर अच्छा रहता है, वहां पे क्वांटिटी ऐड करके एवरेज अप करके थोड़ा सा मोमेंटम फिर से लिया जा सकता है। फिर स्टॉक में 240 तक मोमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 160 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अगर न्यूटन लेके फिर 200 के आसपास मोमेंटम दिखाता है तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करके आप वहां पे क्वांटिटी ऐड करके चल सकते। जरूरी होता है कि सभी दर्शक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाल लें। इस स्टॉक में भी 160 का स्टॉप लॉस बताया जा रहा है और अगर 200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक, तब जाके थोड़ा सा आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन ख़ासतौर से अगर छोटी अवधि के ट्रेड कर रहे हैं आप, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी हो जाता है। पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवध जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं राजकोट गुजरात से हूँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं, किन शेयर पे आपका सवाल है? मेरा सवाल है इंडिया बुल रियल एस्टेट पर, वसीम जी के कहने पर मैंने लिया था। ठीक है, कोई और एचसीसी भी आपने लिया? हाँ, एचसीसी भी लिया था, वो भी वसीम सर ने बोला था ना आपके चैनल पे एक बार। किस भाव पे लिया आपने? इंडिया बुल रियल एस्टेट मैंने लिया है 149.45 रुपीज पे। ठीक है, ठीक है। 143 शेयर है मेरे पास और एचसीसी है मेरे पास 41.25 रुपए पे। ठीक है, 328। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो दोनों ही पर आपको राय देते हैं। नितिलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एचसीसी इन्होंने 41 रुपए के आसपास लिया हुआ है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 139 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया। बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखो, इंडिया रियल एस्टेट में एक पैटर्न जो बन रहा है वो अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, 132 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2021 अक्टूबर 2021 में जो ब्रेकडाउन आया था उसी लेवल्स को अभी ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम फिर से डाउनसाइड का देखने को मिल सकता है। तो 132 133 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन अगर ये स्टॉक कंफर्टेबली 145 के लेवल को निकालता है तो यहाँ से मोमेंटम 175 तक भी देखने को मिल सकता है। तो आपको बस यही करना पड़ेगा, 132 133 का स्टॉप लॉस, और फिर से जैसे ही 140 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से री एंट्री 130 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पैटर्न एक अच्छा बना है इसमें। एनसीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो
एनसीसी काफी स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम चला हुआ है और यहाँ पे मैं उनके एक ही राय देना चाहूंगा, ये मोमेंटम जो चल रहा है उसको ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें। वीकली जो अगर हम लोग प्लान करेंगे, लास्ट वीक का जो लो है 268 रुपीज के आसपास, तो 265 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करें, मेंटेन करें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के करें, लेकिन यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा 290 के ऊपर, तो 320 तक भी ये स्टॉक क्या हो सकता है, मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है। नितिश जी, एनसीसी की नहीं, एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस की। नितिश जी आवाज आ रही? जी जी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो फिलहाल 38 रुपए पे है। जी, एचसीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2010 के बाद ये स्टॉक 40 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है 18-19 के लेवल के ऊपर मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, 40-42 की लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये स्टॉक 60 तक भी पोटेंशियल दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए आपको एक बार के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा 35 रुपीज के आसपास। 35 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक को होल्ड कीजिए। हरियाणा चलते हैं, साधुराम भिवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, सवाल पूछिए अपना। सर ये मैंने आईडीएफसी बैंक के जो लिए थे, अभी 6 महीने हो गए इसको समथिंग, अभी क्या इसको मैं एग्जिट कर लूं या इसमें बना रहूं अभी 2-3 महीने के लिए? 83 का रेट में लिया था। ठीक है, थोड़ा नीचे आ चुका है और आपकी खरीदारी हाँ जी 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 84 के आसपास लिया था आपने, वहाँ से थोड़ा नीचे आया है ये स्टॉक और पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी है। आपको राय दिलवा देते हैं यहाँ पर नितिलेश जी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैसे तो चला काफ़ी और हमने देखा कि 100 रुपये तक के भाव भी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया और अब 77 पर ये स्टॉक आ चुका है। तो ज़्यादा नुकसान नहीं है फिलहाल इन्हें, लेकिन बने रहना चाहिए क्या तेज़ी के लिए? स्टॉक पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए, स्टॉक को मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि अगर ये स्टॉक 68 से लेके 70 इस रेंज में मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। तो आप भी एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 76 रुपीज का, और 76 रुपीज को ब्रेक डाउन कर देते तो यहाँ से मोमेंटम 68 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से 82-83 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर देता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, फिर स्टॉक 90 प्लस के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 76 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में एक लेवल जो होगा 80 से लेके 82 इस रेंज में अगर ये निकालता है तो बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। कोई और भी सवाल है आपका क्या साधुराम जी? उज्ज्वल स्मॉल का 200 शेयर है मेरा उसमें, उज्ज्वल स्मॉल बैंक 200 शेयर। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये भी आपकी हाल फिलहाल की ही खरीद है। सौरभ जी, इस पर आप क्या सलाह देंगे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी हाल फिलहाल ही इन्होंने लिया है और हल्के नुकसान में है, इस पर भी सलाह दीजिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी आप राय दीजिए थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, क्योंकि खरीदारी इनकी भी हाल फिलहाल की है, फिलहाल ज़्यादा नुकसान में नहीं है, लेकिन काफ़ी बार एक्सपर्ट इस स्टॉक को रिकमेंड किए हुए हैं। स्टॉक में शानदार तेज़ी भी आई, 100 रुपये के लेवल्स आए थे, थोड़ा नीचे आ गया है। तो ये जो गिरावट में क्या कुछ कंसर्न है या फिर लॉन्ग टर्म आउटलुक आप पॉजिटिव देख रहे हैं स्टॉक पर? देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर से ऐसे अच्छा लगता है। आईडीएफसी बैंक का काफी री-रेट हुआ था, तो स्टॉक ने देखा 100 रुपए का भाव, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक में, स्टॉक प्राइस में। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बिल्कुल ठीक मार्केट के हिसाब से ही चल रहे हैं। थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स ऐसे भी अभी कुछ समय पे अगर आप ओवरऑल देखें तो सारे बैंक्स नहीं चल रहे हैं अच्छा, आउटलुक अच्छा है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न इसलिए आ जाता है क्योंकि एनपीए लेवल थोड़ा सा इस बैंक का ज्यादा है, थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि बैलेंस शीट किस तरीके से बढ़ रही है। ओवरऑल वैल्यूएशन के मद्देनजर देखेंगे तो बैंक ठीक लगता है, थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड बेट होगा ये, बट अगर आप समय ज्यादा देते हैं तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक रहेगा, दोनों ही होल्ड करें।
ऑलराइट, हमारे दर्शक हैं सौरभ शर्मा। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स 1220 पर लिया हुआ है और 5 साल का नज़रिया है। सौरभ, आप ही के पास आऊँगी मैं, बताइए 1220 बता रहे हैं अपनी बाइंग प्राइस कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में। ट्रांसमिशन सेक्टर पे कंपनी काम करती है, डिफरेंट सेक्टर से, इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, अभी रिसेंटली इन्हें काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को भी मिला है और स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस किया है पिछले 6 महीने साल भर में। आप कैसे भी देखेंगे तो लंबे समय के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं। तो लंबे समय के लिए अच्छी कंपनी, यहाँ बने रहने की आपको सलाह। और इसी के साथ अब सवालों को हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, QR कोड को स्कैन करके हमसे जुड़िए और अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में अपने दोनों खास एक्सपर्ट का, नितिलेश जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया। इसके साथ ही मुझे, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और कविता थपलियाल को दे सकते हैं आप इजाजत।